अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जो आपका लैब मैनुअल नंबर 7 है उसमें आपके जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए आप लोगों ने सी प्रोग्राम लिखना है। होपिंग दैट कि आपको सी की जो है वो लॉजिक बिल्डिंग आती है। तो मैं आपको जो है इसका एल्गोरिदम ही बताऊंगी कि किस तरह से इन प्रोसेसेस को जो है ना आप लोगों ने स्केड्यूल करना है। इनके लिए सी प्रोग्राम आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। तो टास्क नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, और उसके अलावा आउटपुट जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है एल्गोरिदम के लिए उसकी जो है आउटपुट जनरेट करनी है। टास्क नंबर 3 भी यही है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए एल्गोरिदम का एवरेज टाइम निकालना है और उसका जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी आउटपुट जनरेट करके दिखानी है, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना इसका सिर्फ जो है वो एल्गोरिदम ही बताऊंगी, इसका प्रोग्राम जो है ना वो आप लोग खुद लिखेंगे। इसके अलावा जो हमारा मैनुअल नंबर 8 है, मैनुअल नंबर 8 में आपका सी प्रोग्राम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में आप लोगों ने जो है उसका एल्गोरिदम लिखना है। ना सिर्फ एल्गोरिदम लिखना बल्कि उसका आपने सी प्रोग्राम भी लिखना है, उसकी आउटपुट भी जनरेट करनी है। अच्छा, अब हम लोग इस तरह से करते हैं, नोटपैड को अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और उसके अलावा हम लोगों ने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ी, राउंड रॉबिन पढ़ी। उन सारे एल्गोरिदम में हम लोगों को सबसे पहले तो जो है वो प्रोसेसेस दिए गए होते थे, ठीक है। देन उसका कुछ जो है उन प्रोसेसेस का अराइवल टाइम दिया गया होता था, उनका बर्स्ट टाइम दिया गया होता था। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना होता था, हम लोगों ने उन प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम फाइंड करना होता था, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना होता था और उसके अलावा हम लोगों ने उसका वेटिंग टाइम फाइंड करना होता था। लेकिन इन मैनुअल्स के अंदर हम लोगों को एक चीज़ उसने एक्स्ट्रा इनके अलावा कैलकुलेट करने के लिए कहा है, विच इज़ टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल दीज प्रोसेसेस। यानी कि अगर 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4, इन चारों प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए एवरेज कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब एवरेज हर प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग कंप्लीशन टाइम को हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कंप्लीशन टाइम के सम को हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो सी का प्रोग्राम लिखेंगे उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमने बात की कि इसमें हमारे पास सबसे पहले तो प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। अब इन प्रोसेसेस को कैसे हम लोग जो है ना लेके आएंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एंटर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट जो है वो आप कह लें टास्क होगा कि सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जो है वो यूज़र से एंटर करवाएंगे कि कितने तुम्हारे पास टोटल प्रोसेसेस हैं। उसके अलावा हम लोग बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम वो ये भी हम लोग जो है यूज़र से इनपुट करवाएंगे। अगर आप जो है वो स्टैटिक रखना चाहते हैं, आप खुद जो है उसको जो है ना वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है ना यूज़र से इनपुट करवाएंगे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस, उनका बर्स्ट टाइम और उनका अराइवल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम लोगों ने इन प्रोसेसेस को सॉर्ट करना है। हमने सॉर्ट क्यों करना है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोसेसेस हमारा पहले अराइव होता है उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, जो प्रोसेसेस बाद में अराइव होता है उन प्रोसेसेस को बाद में जो है ना एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस लिहाज से इसकी असेंडिंग ऑर्डर में इन प्रोसेसेस की जो है वो सॉर्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल टाइम, ठीक है। उनके अराइवल टाइम के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में इन सारे प्रोसेसेस की सॉर्टिंग की जाएगी। अब थर्ड में हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने इनका कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है।
अब कंप्लीशन टाइम किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो पहला हमारा प्रोसेस होगा उसका तो कंप्लीशन टाइम वही होगा जो उसका बर्स्ट टाइम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्स्ट टाइम हमने बात की थी कि वो टाइम जो एक प्रोसेस लेता है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि अराइव होने के बाद एक प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए जितना टाइम लेता है उसको हम लोग उसको कहते हैं बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एक प्रोसेस अगर जो है 24 टाइम पहला प्रोसेस जो है वो 24 सेकेंड्स ले रहा है कंप्लीट होने के लिए, तो उसका कंप्लीशन टाइम 24 ही होगा, ठीक है। बर्स्ट टाइम भी उसका 24 है तो उसका कंप्लीशन टाइम भी 24 ही होगा। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस का हमारा जो है वो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, i प्लस आई माइनस वन। आई प्लस आई माइनस वन से क्या मुराद है कि बर्स्ट टाइम आई माइनस वन। आई प्लस आई माइनस वन से क्या मुराद है कि बर्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोसेस का, लेट्स से प्रोसेस नंबर जो 2 है उसका बर्स्ट टाइम 3 है, ठीक है। तो उसके बर्स्ट टाइम को ऐड करेंगे हम लोग पिछले प्रोसेस के बर्स्ट टाइम में, तो हमारा कंप्लीशन टाइम जो है उसका 27 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये हमारा कैलकुलेशन टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने फाइंड करना है अब टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला जो है वो हम लोगों ने जो है वो क्लास में भी देखा था जब हम लोगों ने इन एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया था। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास इक्वल होता है कंप्लीशन टाइम के माइनस अराइवल टाइम के। तो सिंपली सारे प्रोसेसेस के ऊपर लूप लगा के ये वाला एक फार्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। कंप्लीशन टाइम में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि लूप लगाने से पहले आप लोग पहले प्रोसेस का जो है कंप्लीशन टाइम वो इसके इक्वल रख देंगे। देन आप लोग लूप लगाने के बाद यानी कि अगर आपके 4 प्रोसेसेस हैं तो आप आई की वैल्यू को जो है वो 4 रखेंगे और एक एक वैल्यू जो है उसमें से माइनस कर करके आप लोग जो है उसका कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आप लोग टर्न अराउंड टाइम सारे प्रोसेसेस का कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूला यूज़ करके लूप लगा के। लास्ट पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसके बारे में भी हम लोगों ने, इस फार्मूले के बारे में भी हम लोगों ने क्लास में बात की थी। और जो लास्ट चीज़ हमारी रह गई थी कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है, तो एवरेज टाइम का कैलकुलेट करने का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ रही है वो है नेक्स्ट जो हमारे पास जो उसका टास्क नंबर 3 है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम वो तो सारा कुछ उसी तरह से होगा। पहला स्टेप भी उसी तरह से होगा कि आप प्रोसेसेस की लिस्ट लेंगे, उनका बर्स्ट टाइम लेंगे और उनका अराइवल टाइम लेंगे, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट जॉब में जो सेकंड वाला स्टेप है ना, जो सॉर्टिंग वाला स्टेप है, बस वो वाला चेंज होगा। अब उस सॉर्टिंग वाले स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अराइवल टाइम की बेस पे उसकी सॉर्टिंग की थी। यहाँ पे हम लोग जो सॉर्टिंग करेंगे वो बर्स्ट टाइम की बेस पे सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग होगी ऑन द बिहाफ ऑफ बर्स्ट टाइम, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट एक आता है वो हमारा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा जो पहला प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या, पहला जो स्टेप था उसमें क्या ले रहे थे हम लोग, प्रोसेसेस ले रहे थे, उसके अलावा बर्स्ट टाइम ले रहे थे, अराइवल टाइम ले रहे थे। यहाँ पे एक एडिशन करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी भी एंटर करवाएंगे यूज़र से, ठीक है। और सेकंड स्टेप में जो हम लोग सॉर्टिंग करेंगे वो हम लोग इस प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। अब प्रायोरिटी बेस से क्या मुराद है कि जो हमारी जो सॉर्टिंग होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट जो है वो बाद में होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे जो है ये मैनुअल नंबर 7 और मैनुअल नंबर 8 जो है ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मैनुअल नंबर 9 है उसमें है चाइल्ड प्रोसेसेस है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास।
आखिरी क्लास की किसी बच्ची ने कहा था कि हमें अरे का जो है वो थोड़ा सा बता दें दोबारा से, अरे कहीं हमें नहीं समझ आ रही। तो अरे का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है ना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम भी हम लोग रख लेते हैं array.sh। अच्छा सॉरी, nano array.sh। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो वही हैश bin bash देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका नाम रख लेते हैं टेस्ट अरे, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और राउंड ब्रेस के अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। अब वैल्यूज़ हम लोग इसमें रखना चाहते हैं 10, लेट्स से 20 और 30, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अरे को हम लोग जो है ना इसके इंडेक्सेस को शो करवाना चाहते हैं। तो इसके इंडेक्सेस को शो करवाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स यही है कि हम लोग जो है ना इको वाली स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स से हम लोग लिखते हैं इको $, कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग लिखेंगे टेस्ट एरे, और टेस्ट एरे का हम लोग इंडेक्स कौन सा शो करवाना चाहते हैं, 0 वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा 0 वाला जो इंडेक्स है, जो हमारी 10 वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू एरे का, आपको पता है इंडेक्सेस जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो हमारी 10 वाली वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग जो है ना फर्स्ट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग इसकी जगह 1 लिख देंगे। अगर सेकेंड वाली जो है ना इंडेक्स वाली वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है डेफिनेटली लूप लगा के भी हम लोग अपने अरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो उसका क्या मेथड होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर लूप लगाते हैं, फॉर एलिमेंट इन, फिर एक्सक्लेम जो है ना कोटेशन मार्क में हम लोग लिखेंगे $, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टेस्ट अरे, इसमें ऐड सिंबल हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बिल्ड कार्ड्स में कि ऐड सिंबल जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे डू के बाद हम लोग लिखेंगे इको के बाद $, एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंड पे हम लोगों ने डन लिखना है, तो हमारी फॉर लूप जो है कंप्लीट होगी। अब इससे सारे से क्या होगा कि इस सारे से हमारा सारी की सारी जो है ना जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी शो होंगी। तो अब हम लोग सबसे पहले Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे, देन Ctrl+X से हम लोग बैक जाएंगे। Ctrl+X से बैक जाने के बाद हम लोग दोबारा से इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कमांड पढ़ी थी शेल स्क्रिप्टिंग में, जो कि है chmod +x। अब हमने इसका नाम रखा हुआ है array.sh। इससे क्या होगा कि हमारी अरे जो है, हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी। अगर तो उसमें कोई एरर नहीं होगा तो हमारी कोई इस कमांड के जवाब में कोई रिस्पांस नहीं आएगा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो हमें वो एरर बता देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे .sh से, ठीक है। तो ये हमारे अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो शो हो गए हैं। वो क्यों शो हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करवाया था, बल्कि ऐड का बिल्ड कार्ड यूज़ करके हम लोगों ने सारी अरे को सारी लिस्ट को शो करवाया था, ठीक है।